हाय दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास। तो हम समझते हैं भाषा क्या है। भाषा का जीवन में पग पग पर व्यवहार करने पर भी भाषा को केवल अभिव्यक्ति का आधार कहना काफ़ी नहीं है। भाषा शब्द का अर्थ तो व्यक्त वाक्य के लिए ही प्रमुख रूप से होता है। औपचारिक प्रयोग की अपेक्षा मानव मात्र की भाषा है, सभ्य है, शिष्ट हो या असभ्य हो या अशिष्ट ग्राम हो या नगरीय, सभी को भाषा की आवश्यकता होती है। अब हम समझेंगे कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका प्रयोग व्यक्तवाणी के लिए किया जाता है। यानी कि जो भाषा शब्द है संस्कृत की भाष धातु से बनी है और जिसका प्रयोग व्यक्तवाणी के लिए किया जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं कि पशु पक्षियों की बोली तथा मानवकृत संकेतों की भाषा वस्तुतः भाषा कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि पशुओं और जानवरों की भाषा भाषा नहीं कहलाती और मानवकृत जो संकेत है उसको भी भाषा की श्रेणी में नहीं रख सकते। मनुष्य की वाणी उच्चरित ध्वनियों की संकेतों से गठित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा कहलाती है। यानी कि मनुष्य की वाणी से उच्चरित ध्वनि संकेतों से गठित एक शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा कहलाती है। तो आर्य भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ते हैं। आर्य भाषा का वर्गीकरण। प्राचीन आर्य भाषाएं। कब से प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। मतलब भारतीय जो आर्य भाषाएं है उसे तीन भागों में बांटा गया है, 3 कालों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, पहला क्या है प्राचीन, जो कब से कब तक है, ये 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व से, सॉरी यहाँ लिखना थोड़ा गलत हो गया, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक और मध्यकाल की भाषाएं मध्य भारतीय आर्य भाषाएं। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आधुनिक आर्य भाषाएं आधुनिक आर्य भाषाएं ये 1000 से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक ये चल रही है आधुनिक भाषा। भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय हमने अभी पढ़ा है 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत कितनी 2 भाषाएं थी, कौन सी? एक तो वैदिक संस्कृत, और एक लौकिक संस्कृत।
अब इसके अंतर अधिकतर भंडार शब्द भंडार तत्सम थे, यानी कि वैदिक संस्कृत में जो शब्द थे वही लौकिक संस्कृत में अधिक शब्द थे, मतलब जैसा कि तैसा। इस काल की भाषाएं योगात्मक भाषाएं थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, जिसमें वैदिक संस्कृत में 13 स्वर और 39 व्यंजन और टोटल 52 वर्ण थे इसमें, जिसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, इसमें कितनी थी? 48 ध्वनियाँ थी। अब लौकिक संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए जो लोकों में प्रचलित, उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है, जिसमें महाभारत और रामायण लिखे गए। अब मुख्य रूप से 3 भाषाएं विकसित हुई। यहाँ पे मध्यकाल आर्य भाषा आएगी, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक आएगा दोस्तों। यहाँ पे छूट गया है। मुख्य रूप से 3 भाषाएं विकसित हुई इसके अंतर्गत। पाली प्राकृत, प्रथम प्राकृत भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। पाली को प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। तत्पश्चात प्राकृत द्वितीय प्राकृत भाषा के रूप में जाना जाता है, जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। और अपभ्रंश देश भाषण, इसे देश भाषा भी कहा जाता है अपभ्रंश को। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है, जिसमें त्रिपिटक पाली में लिखे गए हैं। त्रिपिटकों के नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक। अब प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। प्राकृत भाषा को आम जनता बोलती थी। यह संस्कृत नाटक के अधम पात्र, जो अधम पात्र अन्य पात्र थे, उन अन्य पात्र द्वारा बोली जाती थी। इस भाषा में जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जो जैन साहित्य है वो पूरे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब प्राकृत भाषा का रूप शौरसेनी प्राकृत दोस्तों, ये शौरसेनी प्राकृत मथुरा या सुरसेन प्रदेश में बोली जाती है। और 85 प्राकृत उत्तर पश्चिम के आसपास की भाषा है। प्राकृत उत्तर पश्चिम के आसपास की भाषा है। और महाराष्ट्री प्राकृत मूल महाराष्ट्र की भाषा है। और अर्ध मागधी प्राकृत मागधी और शौरसेन के बीच की भाषा है। और मागधी प्राकृत मगध के आसपास की भाषा है।
अब अपभ्रंश पढ़ते हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप। इसमें 50 ध्वनियाँ होती है। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत उच्च न रहकर बोलचाल या सामान्य रूप का हो जाता है, तब वह पंडित की दृष्टि में बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। अपभ्रंश के अन्य नाम अवहट, अवहत, देश भाषा, देशी भाषा आदि नामों से जाना जाता है। अपभ्रंश और बोलियां, अपभ्रंश और बोलियां, शोरसेनी अपभ्रंश इसका विकसित रूप है। पश्चिमी, हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये 3 भाषाएं अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब पेचासी अपभ्रंश से विकसित पंजाबी और लहंदा है। ये हिंदी इधर आता, गलत हो गया दोस्तों, ये हिंदी इधर आएगा, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आएगा। ये पंजाब और लहंदा आएगा, 2 ही। ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण से सिंधी भाषा। और खस, खस पहाड़ी, खस कहाँ मिलते दोस्तों? पहाड़ी पे, खस पहाड़ी। अब महाराष्ट्री अपभ्रंश, ये मराठी, इससे मराठी निकली, महाराष्ट्र से मराठी। और अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली। और मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, ये 4 भाषाएं, 4 बोलियां निकली है मागधी अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ, हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ है व्युत्पत्ति। अब हिंदी की उत्पत्ति कैसे? हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। सिंधु शब्द से इसकी रचना हुई है। सिंधु से हिंदी की उत्पत्ति हुई है और ये मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। जैसे सिंधु, सिंधु से फिर हिंदू, हिंद, फिर हिंद से हिंदू, फिर हिंद, फिर हिंदी, फिर हिंदू हो गया। तथ्य, फारसी शब्दों में दंत्य स यानी सिंधु का उच्चारण ह में, ह के रूप में किया जाता है, ही, इसलिए उसे हिंदू हिंदू कहते थे। और सिंधु नदी के क्षेत्र में आए तो उसे हिंदू कहने बोलने लगे। क्योंकि सिंधु नदी के क्षेत्र में आए इसलिए सिंधु को हिंदू कहने लगे, क्योंकि स का उच्चारण ह के रूप में करते थे। फिर महाप्राण ध ध्वनि का अल्प प्राण द में परिवर्तित हो गया। ध को महाप्राण अल्प प्राण द में प्रयोग कर द के रूप में करने लगे और जो परिवर्तित हो गया तथा हिंदू शब्द बोले जाने लगा। बाद में हिंदू शब्द के ओ स्वर का लोप हो गया और तदुपरांत उसमें फारसी भाषा का संबंधवाचक इक प्रत्यय जोड़कर हिंदी शब्द बन गया। हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदिक शब्द में क का लोप हो गया और हिंद देश की भाषा अर्थ ग्रहण किया जाने लगा। हिंदी भाषा मूलतः संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। हिंदी भाषा मूलतः संस्कृत से निकली हुई मानी जाती है। संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, संस्कृत से प्रथम पाली, प्रथम प्राकृत यानी पाली, द्वितीय प्राकृत यानी प्राकृत, और इसके बाद अपभ्रंश के बाद में आधुनिक आर्य भाषा खड़ी बोली आ गई। अब महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। जब अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो प्रारंभ में इनका एक साथ प्रयोग किया जाता था। यानी कि जब अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ तो ये दोनों एक साथ प्रयोग में किया जाता था, जिसे अवहट्य भाषा कहा जाता था।
अवहट कहा जाता था, अवहट्टी लिख दिया गया है लेकिन सॉरी। अवहट भाषा अब्दुल रहमान, विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर और दामोदर पंडित के ग्रंथों की काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस भाषा को प्राकृत भाषा कहकर पुकारा है। तो आचार्य, ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा अपभ्रंश को प्राकृत भाषा कहकर पुकारा। अपभ्रंश और अवहट से प्रभावित प्राचीन हिंदी को हिंदी का आदिकाल या शिशुकाल कहा जाता है। यानी कि अपभ्रंश और अवहट से प्रभावित प्राचीन हिंदी को अवहट और आदिकाल या शिशुकाल भी कहा जाता है। ने इसे देशील बैना कहा जाता है। अपभ्रंश ने संस्कृत के जटिल शब्दों के रूप में परिवर्तित किया। देशज शब्दों का विकास भी अपभ्रंश से हुआ। वीर गाथाओं की रचना पहली बार अपभ्रंश में चारण कवियों ने की। अपभ्रंश चरित काव्य की रचना की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस काल की महत्वपूर्ण रचना शंभु की पौमचर्यु भी इसी भाषा में लिखी गई। अपभ्रंश में सिद्धों और नाथों ने जो रचनाएं की गई उन्हें संध्या भाषा कहा। अपभ्रंश में इसे परंपराओं के साथ साथ लोक काव्य की रचनाओं की भी परंपराओं का भी प्रचलन चल रहा था। संस्कृत छंदों की बहुलता मिलती है, बल्कि अपभ्रंश की में पहली बार मात्रिक छंदों की शुरुआत हुई। यानी कि अपभ्रंश में पहली बार मात्रिक छंदों की शुरुआत हुई। अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य होता रहा, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से शुरू हुआ, ऐसा मानना तर्कसंगत है। अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का विकास हिंदी में अतिरिक्त रूप से हुआ, यथा ई, ट, व, म, न, ल। ये हिंदी के अतिरिक्त रूप में हुआ। काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है तथा बोलचाल की तत्कालीन भाषा को देश भाषा कहा गया। अपभ्रंश के कुछ उदाहरण आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उद्धृत किए हैं, जो पुरानी हिंदी के रूप को व्यक्त करते हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। भला हुआ जो मार्या बहनी मारा कंतु लज्जे तू वे शशि अहु जे भग्या घर एंतो, कि अर्थात भला हुआ जो मेरा कंतु मारा गया। हे सखी, यदि वह युद्ध क्षेत्र से कायरतापूर्वक भाग कर घर आता है तो मैं सखियों में लज्जित होती। ये पुरानी हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट करती है। अपभ्रंश एक ऐसी भाषा जिसमें कारकीय रूप संयुगात्मक के बजाय वियोगात्मक रूप दिखाई देता है। हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा, जो अपभ्रंश में पूर्ववर्ती भाषाओं की भांति अनिश्चित था। उपभाषाएं और विशेषताएं, पुरानी हिंदी और साहित्य भाषाएं। अब उपभाषाएं और उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। उपभाषा काल्पनिक वर्ग नहीं है। भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को भाषा विज्ञान ने स्वीकार किया है, जिसे उपभाषा कहते हैं।
पुरानी हिंदी अपभ्रंश की अंतिम अवस्था और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। विभिन्न विद्वानों में इसके स्वरूप को लेकर मतभेद की स्थिति है। इस भाषा का काल लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी का है, जब पहली बार हिंदी तथा उसकी बोलियां स्वतंत्र रूप से प्रकट होने लगी थी। इस भाषिक स्थिति को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया था। ये यूजीसी नेट के लिए आईएमपी है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया था और इन्हीं के द्वारा किया गया यह नामकरण आज तक प्रचलित है। इस भाषा की अन्य विद्वानों ने अन्य नामों से व्यक्त किया है, जैसे आचार्य द्विवेदी जी ने उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा। किसने? आचार्य द्विवेदी जी ने इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा। तो पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे उदीयमान हिंदी कहते हुए उदीयमान हिंदी किसने कहा? पंडित वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। तो डॉक्टर शिवसिंह प्रसाद ने क्या कहा? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इसे प्रवर्ती संक्रमणकालीन अपभ्रंश नाम देते हैं। प्राय विद्वानों में इस बात पर सहमति है कि रोड़ा करत राउलवेली रोड़ा करत राउलवेली इस भाषा का आदि ग्रंथ प्रमुख स्रोत है। इस भाषा का आदि ग्रंथ माना जाता है राउलवेली को, जो रोड़ा करत है, जबकि शेष रचनाएं कुछ अपवाद के साथ पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी में शामिल है। काव्य या साहित्य की भाषा। भारत में जितनी भी सभ्यताएं आई, सब नदी के किनारे आई, मतलब सारे नदी के किनारे होते हुए आई। ईरानी सभ्यता नदी के पूर्वी हिस्से से होती हुई भारत आई, आने के पश्चात वापस ही नहीं गई। उस समय भारत में सिंध, सिंधी, सिंधु शब्दों का प्रयोग होता था, परंतु ईरानी लोग श का उच्चारण ह करते थे, ध का द करते थे और उनके संपर्क में आने से ये शब्द क्रमशः हिंदू में परिवर्तित हो गया। हिंदी भाषा जन्म यूरोपीय परिवार से हुआ, जिसका अर्थ है भारत तथा यूरोप में बोली जाने वाली भाषाएं। यह भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ब्रान बेटके ने भारतीय परिवार को दो भागों में बांटा, केतुम और शतम। केतुम यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 100। इसकी 6 शाखाएं हैं। शतम यह संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ भी 100 है। इसकी शाखा 4 है। इसकी एक शाखा से भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, शतम और केतुम। अब शतम संस्कृत का शुद्ध रूप है और शतम अव्यस्था अशुद्ध रूप है। वररुचि ने प्राकृत प्रकाश की रचना की। रचना प्राकृत भाषा में थी, जो प्राकृतिक भाषा का व्याकरण है। प्राकृत को निम्न वर्ग की भाषा माना गया। अपभ्रंश के अन्य नाम आहोर, अवहंस, अवहड़, देश भाषा, देशी भाषा, इसे तरतीब प्राकृत कहा जाता है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ बिगड़ा हुआ रूप या बिगड़ा हुआ गद्य अपभ्रंश। देश भाषा या देशी अपभ्रंश का प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य कृति में मिलता है। अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू है, जबकि इसके प्रसिद्ध व्याकरणविद विज्ञ हेमचंद है, जिसकी रचना शब्दानुशासन। अपभ्रंश की रचना व्याकरणकर्ता कौन है? हेमचंद्र है।
और अपभ्रंश की प्रथम रचना शंभु है, कवि शंभु। अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभु है, जबकि इसके प्रसिद्ध व्याकरण कौन है? अपभ्रंश के विज्ञ हेमचंद, जिसकी रचना है शब्दानुशासन। विद्यापति ने अवहट्ठ को देशी बैना कहा। किसने? विद्यापति ने अवहट्ठ को देशी बैना कहा। नामी साधु ने अपभ्रंश को 3 भागों में बांटा। उपनगर, आभीर और ग्राम्य। नामी साधु उपनगर ग्राम में रहता है, ये सूत्र है इसका। और मार्कंडेय ने इसे 3 भागों में बांटा, उपनगर, नगर और ब्राचड़। मार्कंडेय ने नगर, उपनगर, नगर और ब्राचड़। मार्कंडेय उपब्राचड़। हिंदी भाषा का क्षेत्र। हिंदी भाषा के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि हिंदी का भौगोलिक विस्तार कितने क्षेत्र में होता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अलग अलग रूप में होता है। हिंदी भाषा का मूल क्षेत्र यह है जहाँ इसका प्रयोग बोलने, समझने तथा लिखने की भाषा के रूप में होता है, या यूँ कहें कि जहाँ हिंदी का प्रयोग प्रथम भाषा का रूप में होता है। इस क्षेत्र में मूलतः भारत के 10 राज्य आते हैं। पहला है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी सामान्य बोलचाल में तो प्रयुक्त नहीं होती, किंतु समझी अवश्य जाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वह क्षेत्र है जहाँ हिंदी द्वितीयक भाषा है। यह क्षेत्र मूल रूप से उन भाषाओं का क्षेत्र है जिनका विकास हिंदी की तरह संस्कृत से हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्री जो मराठी बोलते हैं, गुजरात वाले गुजराती, उड़ीसा वाले उड़िया बोलते हैं, पश्चिम बंगाल बंगला बोलते हैं, और पंजाबी पंजाब वाले पंजाबी, कश्मीर वाले कश्मीरी आदि क्षेत्र परिवार की दृष्टि से क्षेत्र है जहाँ हिंदी द्वितीयक भाषा के रूप में समाज के बड़े हिस्से में व्याप्त है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सामान्य व्यक्ति न तो हिंदी बोलना जानता है न ही समझना, किंतु जहाँ हिंदी भाषा साहित्य या शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त होती है। विश्व के 70 से अधिक देशों में हिंदी का अध्यापन होता है तथा साहित्य लिखा जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, अफ्रीका तथा रूस आदि इसके प्रमुख उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली का अंतर मूल रूप से भाषा वैज्ञानिक नहीं बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक है। सही है, वास्तव में वैज्ञानिक नहीं है। भाषा मूल रूप से अंतर वैज्ञानिक नहीं है बल्कि समाज भाषा वैज्ञानिक है। इसका अर्थ यह है कि भाषा और बोली में अंतर केवल शाब्दिक और व्याकरणिक स्तर का नहीं है बल्कि सामाजिक स्थितियों का भी है। यह साहित्य और शासन की भाषा मान्य हो जाती है तब वही बोली भाषा कहलाने लगती है। यानी इसका मतलब ये कि भाषा एक सीमित क्षेत्र, भाषा बोली एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है और उस सीमित क्षेत्र से बाहर तक बोली जाए और वो प्रशासन के कार्यों में प्रयुक्त हो और साहित्य रचना हो जाए, उसे बोली भाषा का दर्जा दिया जाता है। और बोली एक सीमित क्षेत्र से बोलचाल की आपसी व्यवहार में प्रयुक्त होती है, उसे बोली कहा है। भाषा और बोली का सबसे व्यवहारिक अंतर इसकी बोधगम्यता का है। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र प्राय विस्तृत होता है, यानी भाषा का जो भौगोलिक क्षेत्र है विस्तार, इसका विस्तार बड़ा होता है, ये अधिक क्षेत्र में फैली हुई रहती है। जबकि बोली की सीमा जो है सीमित। इसका मूल कारण यह है कि आमतौर पर बोली केवल अपने अंचल में प्रयुक्त होती है, जबकि भाषा अपने अंचल विशेष के साथ साथ विभिन्न अंचलों के बीच संपर्क सेतु का काम करती है। भाषा भाषिक विकास की दृष्टि से बोली की तुलना में अधिक विकसित है। यानी कि भाषा भाषिक यानी बोलने की जो विकास की दृष्टि से ज़्यादा बोली की तुलना में अधिक विकसित होते हैं।
मानकता तथा व्यापकता प्राप्त करने के कारण भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। कि इसके विपरीत बोली भाषिक विकास की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था में होती है, जिसका मूल संबंध केवल जन प्रयोग में होता है। भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, क्योंकि इसका प्रयोग लिखित और मौखिक दोनों रूप में होता है, जबकि बोली मौखिक रूप में प्रयोग होती है। भाषा और बोली में महत्वपूर्ण अंतर इसके प्रयोग क्षेत्र की व्यापकता से संबंधित है। भाषा शिक्षा, साहित्य, सरकारी कामकाज, कला, साहित्यिक, पत्राचार, विज्ञान, राजनीति आदि का सक्षम माध्यम होती है, जबकि बोली जीवन के साधारण पक्ष के अतिरिक्त विशेष पक्षों की अभिव्यक्ति में समक्ष नहीं होती। भाषा का प्राय निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली का व्याकरण निश्चित नहीं होता। इसी कारण प्राय ऐसा देखा जाता है कि भाषा में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, पर बोली में शुद्धता अशुद्धता की चिंता नहीं की जाती। काव्य भाषा और बोली में अंतर। काव्य भाषा और बोली के पारस्परिक संबंधों को कई कारणों से व्याख्यायित किया जाता है। ऐसे कुछ अंतर निम्नलिखित है। काव्य भाषा मूलतः किसी बोली से ही बनती है, यानी काव्य भाषा मूलतः किसी बोली से ही बनती है, परंतु वह उसके समान भी हो सकती है तथा उससे अलग भी। इसका मूल कारण यह है कि बोली एक विशिष्ट भाषिक संरचना है, जिसे एक सीमित क्षेत्र के लोग की गहराई के साथ समझ सकते हैं। इसके विपरीत कवि स्वाभाविक इच्छा स्वरूप कवियों की तरह कई बोलियों के मिश्रण से काव्य भाषा का निर्माण करता है, या तुलसी जैसे कवियों की तरह एक बोली आधार रूप ग्रहण करते हैं। बोली एक सामाजिक संरचना है, जबकि काव्य भाषा व्यक्तिक। इसका तात्पर्य यह है कि बोली से आने वाले सारे शब्द तथा अन्य भाषिक प्रयोग लोक अनुभव की साझी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं। इसके विपरीत जब कोई कवि उस बोली के माध्यम से रचना करता है, तो उसकी भाषा उसकी विशेष शैली के कारण अलग अलग रूप धारण करता है। बोली एक स्वाभाविक भाषिक विधान है, शासिक है लेकिन ये भाषिक आएगा, भाषिक विधान है, जबकि काव्य भाषा कृत्रिम। एक ही बोली में काव्य भाषाएं कैसे अलग हो सकती है, इसका उदाहरण हंस जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी तथा निराला द्वारा कुकुरमुत्ता के भाषिक अंतरों से समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोली और काव्य भाषा में से किसी एक का अस्तित्व बना रहता है, जबकि दूसरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे संस्कृत को न तो बोली थी और न ही उपभाषा, किंतु साहित्यिक दृष्टि से यह युग संस्कृत का स्वर्णिम युग कहलाता है। इसी स्थिति के विपरीत यह भी संभव है कि बोली प्रचलन में तो हो, किंतु साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विशेष विकास न हो सके। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि काव्य भाषा में अलग अलग प्रकार के अंतर हो सकते हैं। एक ही बोली से बनने वाली काव्य भाषाएं रचनाकार के व्यक्तित्व परिवर्तन से अलग अलग हो सकती है। जैसे निराला की दो कविताएं, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यूजीसी नेट चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।